नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों सीडीपी में हम बाल विकास पढ़ रहे थे और इस सीरीज़ में हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिनका नाम है बच्चों जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। शायद ही कोई ऐसा टीचिंग एग्जाम हो, एचटेट, सीटेट या कोई भी केवीएस कोई भी एग्जाम हो जहाँ से इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना आते हों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सीडीपी का। ठीक है, तो आज इसको बिल्कुल क्लियर हम करेंगे, हर चीज़ यहाँ हम क्लियर करने वाले हैं। तो एक बार सभी जुड़ जाओ, ऑडियो वीडियो चेक कर लो, क्लास की करेंगे बच्चों शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। जिन पियाजे, कुछ बेसिक सी बातें समझो। ठीक है, इनका जन्म बच्चों 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। तो स्विट्ज़रलैंड से ये बिलोंग करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन पियाजे बच्चों। ठीक है, इनके 3 बच्चे थे। उन बच्चों का इन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो इनके 3 बच्चों का नाम है, एक का नाम जैकलिन था, जैकलिन एक हीरोइन का नाम भी है, ठीक है ना। उसके बाद एक का नाम लुसिनिन था और एक का नाम लॉरेंट था। तो इनके 3 बच्चे थे के व्यवहार और अंत्यक्रियाओं और विचार प्रतिक्रियाओं का बारीकी से अवलोकन किया। तो इनका व्यवहार का अध्ययन किया, अंत्यक्रियाएं मतलब आपस में जो क्रियाएं करते हैं वो, और उनके विचारों को इन्होंने गहनता से अध्ययन किया। ठीक है, अवलोकन किया। और इनके बच्चों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनकी एक किताब है बच्चों, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। ठीक है, इस किताब के अंदर ये थ्योरी दी गई है, जेनेटिक, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी इसे कहा जाता है। तो अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा जो ये किताब है ये बताती है कि ज्ञान कैसे विकसित होता है। तो इस किताब में ये लिखा हुआ है कि नॉलेज आपकी कैसे डेवलप होती है, ज्ञान कैसे विकसित होती है, और इसका वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जाता है कि भाई ज्ञान विकसित हो रहा है बच्चे के अंदर, इसका हम वैज्ञानिक अध्ययन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये किताब का नाम भी याद रखना, अनुवंशिक ज्ञान मीमांसा जिनकी किताब का नाम है, जहाँ से ये थ्योरी ली गई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, संज्ञानात्मक, ठीक है, विकास की थ्योरी। तो संज्ञान का मतलब सीधा सा बात होता है बच्चों, जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो जाती है तो हम कहते हैं कि आपको इस चीज़ का संज्ञान हो गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको आती है इसका मतलब आपको उसका संज्ञान है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ भी पूछूं, क्या आपको बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको इसका संज्ञान है। क्या आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको इसका संज्ञान है। क्या आपको सब्जी बनानी आती है तो आपको इसका संज्ञान है। तो जो चीज़ आपको आती है, किसी चीज़ की नॉलेज ही संज्ञान कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब बहुत कुछ देखो, इनके सिद्धांत पे जाने से पहले कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं जिनके बारे में आप कंफ्यूज रहोगे। तो एक वर्ड है स्कीम और एक वर्ड है स्कीमाज। ठीक है, स्कीम्स और स्कीमा, इनमें ही बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल ये सिंपल होते हैं, इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले है भाई स्कीमा। स्कीमा एक ऐसी मानसिक, बच्चों ये स्कीमा आपकी मेंटल स्ट्रक्चर है, एक प्रकार से एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। उदाहरण, कुत्ते के बारे में बच्चे की समझ हो सकती है कि 4 पैर, 1 पूंछ, फर और भौंकने वाला। देखो समझो क्या, कोई भी चीज है उसके बारे में आपका खुद का एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर है। तो एक बात याद रखना, स्कीमा हमेशा इंटरनल चीज है, इंटरनल आंतरिक चीज है, ये आंतरिक यानी सिंपल आंतरिक है, ये आंतरिक। स्कीमा हमेशा आंतरिक होता है। किसी भी चीज के बारे में आपकी जो धारणा है, उसकी इमेज आपके दिमाग में जो बनी हुई है वही स्कीमा है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, भाई कुत्ते के बारे में हमारे क्या विचार है। भाई कुत्ता एक 4 पैरों वाला जीव है, वो भौंकता है, बाल उसके शरीर पे होते हैं, वो कुत्ते का एक छवि मेरे दिमाग में बनी हुई है। तो हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ की कैसी इमेज है उसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई कार क्या होती है, तो आपके दिमाग में कार की एक छवि है बच्चों, जिसके अंदर हम बैठते हैं, 4 टायर होंगे, उसका क्या होगा, चलाने के लिए उसके पास आपके पास हैंडल होगा। ये सारी चीज़ कार के, हर चीज़ की आपके दिमाग के अंदर एक छवि है। ठीक है, आपका दोस्त, आपकी माता, आपका पिता, आपका भाई, तो इंटरनल आपके दिमाग में किसी भी चीज़ की जो छवि है उसे कहते हैं स्कीमा। उसे क्या कहते हैं, बस स्कीमा। ठीक है, जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई ट्रायंगल कैसा होता है, तो ट्रायंगल की भी आपके दिमाग में एक छवि है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति ट्रायंगल होती है। अगर मैं पूछूं बॉल क्या होती है, तो बॉल की भी आपके दिमाग में छवि है, गोल चीज बॉल होती है, बच्चे इससे खेलते हैं, अगर आप इसे जमीन पे फेंकोगे तो लुढ़केगी।
तो हर चीज की आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? स्कीमा। स्कीमा इंटरनल चीज है बच्चों, इंटरनल चीज है। दोबारा सुन लो, स्कीमा इंटरनल चीज है। अब आपके दिमाग में जो छवि बनी हुई है, जब आप उसका यूज करोगे तो उसे स्कीम्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, स्कीमा ये समझो कि पहले तुमने वो नहीं देखा था क्या, जो कहते थे नेटवर्किंग तुमने सुनी होगी। तो पहले एक टाई वाला व्यक्ति आपको सारी स्कीम बताता था। ठीक है, सारा स्कीमा एक तरह से बता रहा है ये होता है। फिर आप जाके लोगों पे प्रैक्टिकली वो चीज करके देखते थे, उनको बताते थे ये चीज है। ठीक है, तो स्कीमा हमेशा आपके दिमाग के अंदर होगा। अब स्कीम क्या होगी? देखो, स्कीम क्या होगी? मानसिक जो आपकी संक्रियाएं हैं उनका अभिव्यक्त करना। जब आप आपके दिमाग में जो छवि है ना उसका यूज करोगे, उसको स्कीम्स कहेंगे बच्चों, स्कीम्स। स्कीम्स आर द एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ द मेंटल ऑपरेशन। दिस इज द बिहेवियर दैट कैन बी रिपीटेड। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं अभी, तो कुत्ते का स्कीमा तुम्हारे दिमाग में क्या था? कुत्ते का स्कीमा तुम्हारे दिमाग में क्या था कि भाई कुत्ता एक 4 पैरों वाला जीव है, भौंकता है ये। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा स्कीमा कुत्ते का स्कीमा तुम्हारे दिमाग में बना हुआ है। अब स्कीम्स क्या है समझो। तुम गए भाई गली में, तुमने एक कुत्ता देखा, तुमने वास्तव में देखा इसके 4 पैर हैं। ठीक है, इसके शरीर पे बाल भी है लेकिन भौंक नहीं रहा है। ठीक है, भौंक नहीं रहा अभी। तुमने एक पत्थर उठाया उसकी तरफ, ऐसे पत्थर फेंका तो उन्हें भौंकना भी शुरू कर दिया। तो तुमने प्रैक्टिकली देख लिया, हाँ भाई जो तुम्हारे दिमाग में छवि थी वो बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं स्कीम्स। तो आपके दिमाग में जो भी चीज होती है, जब आप उसे अभिव्यक्त कर देते हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्कीम्स कहते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके दिमाग में साइकिल कैसे चलाते हैं, आपके दिमाग में ये छवि है कि भाई साइकिल का एक हैंडल है, हैंडल पे हम बैठेंगे, पैडल मारेंगे, तो ये तो हो गया स्कीमा, ये आपके दिमाग के अंदर है। अब आपने असली में साइकिल के ऊपर बैठे, आपने हैंडल पकड़ा, पैडल घुमाए, साइकिल चलना शुरू हो गया। जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया तब ये क्या बन गई बच्चों? स्कीम्स बन गई। तो जब आप चीजें करोगे, आपके दिमाग में जो चीजें हैं उन चीजों को करोगे, तो वो स्कीम्स हैं। जो आपके दिमाग के अंदर है वो स्कीमा है। यानी बच्चों जो स्कीम्स हैं ये एक्सटर्नल चीज है। अभिव्यक्त करोगे तो एक्सटर्नल, आप फिजिकली इन्हें करोगे। ठीक है, बाहरी चीज है ये, बाहरी। क्या तुम्हें ये दोनों बात समझ आ रही हैं? क्या ये दोनों बात समझ आ रही हैं? ठीक है, तो आपके दिमाग में जो छवि है वो स्कीमा है, और जब आप उस छवि के अकॉर्डिंग कोई काम करोगे तो वो स्कीम्स हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना है आपके दिमाग में मोबाइल की भी एक छवि है कि मोबाइल एक डिवाइस है, इससे हम बात कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अब आपने मोबाइल निकाला, आपने कॉल करी, वीडियो देखी, तो ये स्कीम्स हैं। डन है। तो जैसे देखो कोई भी काम कर रहे हो तो वो स्कीम्स है। जैसे आप सो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, तो ब्रश कर रहे हो तो आपके दिमाग में छवि है कि ब्रश कैसे करते हैं, दांत पेस्ट लगाओ, दांतों पे घिसो, ये आपके दिमाग के अंदर ये है स्कीमा। जब आपने असली में ब्रश किया तो ये स्कीम्स है। डन है, ओके है। अब चलो भाई आगे। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण बच्चों केंद्रीकरण का अपोजिट है। विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण का अपोजिट है। इन दोनों में फर्क है। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है जनरली तो वो एक ही चीज पे फोकस करता है, एक ही चीज पे फोकस करता है, उसे कहते हैं केंद्रीकरण, उसे कहते हैं केंद्रीकरण। एक ही चीज पे फोकस करता है। कई बार तुमने देख लिया हो, बच्चे ने एक बार जिद लगा ली कि उसे गुब्बारा चाहिए तो वो गुब्बारा ही मांगेगा, चाहे तुम उसे चॉकलेट दे दो, कुछ दे दो, वो मानेगा नहीं, मुझे तो गुब्बारा ही चाहिए। तो वो एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, इसे कहते हैं केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण क्या होता है बच्चों? जब हम एक चीज पे नहीं, या तो एक वस्तु या घटना के कई पहलुओं पे हम ध्यान केंद्रित करें, या अलग अलग चीजों पे ध्यान केंद्रित करें, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि एक समय पर अलग अलग चीजों पे फोकस करना, या एक ही चीज की अलग अलग पहलुओं पे फोकस करना। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें दिखा दूं एक समय पे, तो आप कहोगे सर इसका आकार तो कौन जैसा है, आकार तो कौन जैसा है इसका कलर सर हरा है, इसका कलर हरा है सर, ये बर्थडे की कैप है, इसको सिर पे हम पहन सकते हैं। तो आप इसकी कई गुणों को एक साथ डिस्कस कर रहे हो, तो ये विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है। ठीक है, तो जब बच्चा छोटा होता है उसके अंदर विकेंद्रीकरण का गुण नहीं होता, बच्चे के अंदर फिर उस समय क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का गुण होता है। वो केवल एक ही चीज पे फोकस करता है। तो एक ही चीज पे फोकस करना या किसी वस्तु की एक ही गुण के ऊपर फोकस करना आपका केंद्रीकरण है। अलग अलग चीजों पे फोकस करना या एक ही वस्तु के अलग अलग पहलुओं पे, एक ही घटना के अलग अलग पहलुओं पे फोकस करना आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। किसी वस्तु या स्थिति की एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान देने की क्षमता
को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। इन्वॉल्व्स द एबिलिटी ऑफ पे अटेंशन टू मल्टीपल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन फीचर। समझ गए? तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो जब बच्चा छोटा होता है, पियाजे अभी हम पढ़ेंगे, 7 साल से छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर केंद्रीकरण का गुण होता है, वो एक ही चीज पे फोकस करता है। जब बड़ा हो जाएगा तो विकेंद्रीकरण का गुण आ जाएगा। डन है ये बात भी। उसके बाद बच्चों संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि भाई वस्तु का अगर रंग, रूप, आकार, अवस्था बदल जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा उसे ये पता चलेगा। देखो, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दो तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने उसका साइज बदल दिया, आपने उसकी शेप बदल दी, आपने उसको क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दो, तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको कहते हैं संरक्षण। संरक्षण का ये मतलब है, जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लो ये गिलास है, एक छोटा गिलास है, एक बड़ा गिलास है। तो छोटे बच्चे को क्या लगता है कि ये दूध अगर छोटे गिलास के अंदर है तो कम है, और यही दूध आपने बड़े गिलास के अंदर डाल दिया तो ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा विकसित होगा उसे पता चल जाएगा भाई दूध की क्वांटिटी तो उतनी है, वॉल्यूम तो उतना ही है, चाहे आप छोटे गिलास में पी लो, यही दूध तो बड़े गिलास में डाला गया। लेकिन छोटा बच्चा इसका भेदभाव नहीं कर सकता। तो संरक्षण का मतलब है आपको पता चल गया, चाहे दूध छोटे गिलास में डालो या यही दूध बड़े गिलास में डाल दो, दूध की क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं संरक्षण का नियम। इसे क्या कहते हैं, संरक्षण का नियम। कहानी समझ गए? इसे कहते हैं संरक्षण का नियम। इसको एक और बात से समझो, जैसे छोटे बच्चे को, जैसे तुमने चॉकलेट दी, अब छोटे बच्चे को ये पता है कि भाई ये ऐसी चॉकलेट होनी चाहिए, चॉकलेट पूरी है। अब यहाँ से थोड़ी सी तुमने चॉकलेट खा ली, अब ये चॉकलेट ऐसी हो गई, देखो अब ये चॉकलेट ऐसी हो गई, देखो कुछ ऐसी हो गई। अब कहेगा बच्चा, कहेगा बच्चों ये तो पूरी नहीं है, आपने तो मुझे आधी दी है। तो मम्मी पापा ने क्या किया, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा भी खा दिया। अब चॉकलेट ऊपर वाला हिस्सा भी खा दिया तो ऐसी लग रही है पूरी है, लेकिन वास्तविकता ये है तुमने छोटा सा टुकड़ा इसमें से खा लिया, तो ये बच्चे को पूरी लगेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इसके अंदर, बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण नहीं है। ठीक है, कहानी समझ गए? बिल्कुल ठीक है। जैसे छोटे बच्चे, हाँ हाँ, नोट वाला एग्जांपल बिल्कुल सही दिया जिसने भी दिया है। ठीक है, तो छोटे बच्चे को क्या लगेगा कि भाई नोट बड़ा है ना तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। ठीक है, और नोट, छोटी चीज़ की कीमत कम होगी। तो ये सिक्के वाला और भी एग्जांपल, जैसे मान लो तुमने ये, मान लो 10 रुपये का सिक्का, तुमने बच्चे को ये सिक्का दे दिया तो बच्चे को लगेगा ये कम है। लेकिन मान लो 5 रुपये का नोट है, नोट उसे बड़ा दिखाई दे रहा तो उसे लगेगा ये ज़्यादा है। इसका मतलब उसके अंदर संरक्षण का गुण नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार भी समझ सकते हो। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब यह है कि भाई साइज बदल दो, शेप बदल दो, पता चलेगा कि भाई वस्तु कौन सी ज़्यादा कौन सी कम है। इसको कहते हैं संरक्षण की प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन कहते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सभी को आते होंगे। आत्मसात और समायोजन। तो आत्मसात क्या होता है बच्चों, आपके पूर्व ज्ञान का यूज करना नई जगह पे। ठीक है, तो आत्मसात का अर्थ होता है नई चीज को समझने के लिए पहले से मौजूद ज्ञान या विचारों का उपयोग करना। नई चीज को समझने के लिए पहले से मौजूद ज्ञान। ठीक है, तो आपके दिमाग में कोई स्कीमा है, आपने नई चीज़ देखी, वैसा ही स्कीमा आपके दिमाग में फिर बना तो आप उसको वही समझोगे। इसको कहते हैं बच्चों आत्मसात, यानी पहले वाले ज्ञान का यूज करना। पहले वाले ज्ञान का यूज करना नई कंडीशन में, नई सिचुएशन में, नई सिचुएशन में। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे बच्चे ने कुत्ता देख रखा है, कुत्ते के 4 पैर हैं। अब आगे बच्चे ने बिल्ली देखी तो बिल्ली को भी उसने कुत्ता कह दिया। इसको कहते हैं बच्चों आत्मसात। तो बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा था कि 4 पैर वाला जानवर जिसका ऐसा मुंह हो वो एक कुत्ता होता है। तो इसे भी यहाँ 4 पैर वाला जानवर दिखा, लगभग कुत्ते जैसा ही लगा इसे, तो इसने अपने पहले वाले ज्ञान का यूज़ किया, बिल्ली को कुत्ता कह दिया बच्चों। बिल्ली को क्या कह दिया, कुत्ता कह दिया। ये होता है बच्चों क्या, आत्मसात। क्या होता है, आत्मसात। ठीक है, तो पहले वाले ज्ञान का यूज करना नई सिचुएशन पे, ये आत्मसात कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आत्मसात। आपको एक सवाल करना आता है 3 + 5, आपको जोड़ करना आता है 8। अगर मैं कोई और सवाल दूंगा तो आप इसी फार्मूले का यूज करोगे। एक फार्मूला आपको पता है, दूसरा सवाल भी आप उसी फार्मूला से करने की कोशिश करोगे। इसको कहते हैं आत्मसात। अब क्या होता है बच्चों, देखो समायोजन क्या होता है बच्चों।
आपको किसी चीज़ की पहले से नॉलेज है, अब आप किसी ने वो चीज़ आपको दूसरे तरीके से बताई, आपने अपने नॉलेज को अपडेट कर दिया, तो ठीक है। तो इसका मतलब नई चीज़ पता चलने पर, नई चीज़ पता चलने पर पुराने ज्ञान को अपडेट करना, पुराने ज्ञान को क्या कर देना, अपडेट, पुराने ज्ञान को क्या कर देना, अपडेट कर देना भाई। ठीक है, फिर एग्जांपल दो, देखो पहले बच्चे ने, कुत्ता 4 पैर वाला होता है, बिल्ली भी 4 पैर वाली होती है, तो शुरू में बच्चे ने क्या किया, बिल्ली को कुत्ता कह दिया। तो पुराना ज्ञान था उसका कि 4 पैर वाली चीज़ कुत्ता होता, तो इसने बिल्ली के 4 पैर देखे, इसको भी कुत्ता कह दिया। तो ये तो है बच्चों आत्मसात। अब घर वालों ने बताया नहीं बच्चे ये तो बिल्ली है, कुत्ता तो भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो अब इसने पुराने ज्ञान में अपडेट कर दिया कि 4 पैर के साथ भौं भौं करेगा तो कुत्ता होगा, और 4 पैर के साथ म्याऊं म्याऊं करेगा तो बिल्ली होगी। इसको कहते हैं बच्चों समायोजन। नई जानकारी या अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूद स्कीमा को संशोधित या समायोजित करने की प्रक्रिया है। इसको क्या कहते हैं, समायोजन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए तुम। तो समायोजन होता है भाई पुराने ज्ञान को अपडेट करना, पुराने ज्ञान को क्या करना, अपडेट करना। तो समायोजन, पहले तुम बटन वाला फ़ोन यूज़ करते थे, केवल कॉल करते थे। अब तुमने देखा यार तुम्हारे पड़ोस में सभी टच वाला फ़ोन लिया है, उसमें वीडियो भी देख रहे हैं, तो तुमने भी अपने ज्ञान को अपडेट किया, तुमने भी घर वालों से कहा पैसे दो 20,000 रुपये 25,000 रुपये, हम भी टच वाला फ़ोन लाएंगे। समायोजन। तो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल दिया, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को क्या कर दिया, बदल दिया। पहले सारे फाइल पे काम करते थे, अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों ने कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया, तुमने भी कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया, अपने ज्ञान को अपडेट करना। ठीक है, समायोजन है ये। नेक्स्ट चलो बच्चों, अब आ जाओ पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो मेन जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है बच्चों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम पियाजे का पढ़ेंगे, कौन कौन सी अवस्थाएं पियाजे ने दी थी। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को है तो बताओ भाई, है किसी प्रकार की दिक्कत? एक मिनट को, हाँ मतलब जो आपकी पुरानी नॉलेज है ना, उसी नॉलेज में अपडेट करना, उसी नॉलेज में थोड़ा अपडेट करना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आपकी जो नॉलेज है उसी नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट करना, उसी नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट करना। जैसे देखो बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमें ये बताया गया था सूरज स्थिर है, बाकी सारी ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर हम बड़े हुए, हमें पता चला कि सूरज भी आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो बचपन में सूरज के बारे में जो मेरी जानकारी थी, बड़े होके अपडेट हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं जो नॉलेज पहले से उसी नॉलेज में अपडेट करना, क्या कहलाता है बच्चों, आपका समायोजन कहलाता है। कहानी समझ गए? अब समझो, तो जैसे हम बचपन में बच्चों को नहीं बता देते थे कि जैसे मान लो आपके कोई बुजुर्ग थे, दादा दादी वो मर गए, तो हमें बता देना बच्चे को कहाँ गए दादा दादी, हम कहते हैं देखो वो तारा बन गया आकाश में। लेकिन जैसे जैसे बच्चे को पता चलता है, बड़ा होता है, उसे पता चलता है कि भाई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो आदमी जन्म लेगा वो मृत्यु भी होगी उसकी, व्यक्ति तारा नहीं बनता। तो उसने बचपन में जो नॉलेज थी, किसी कंसेप्ट था हमारा, बड़े होकर वो कंसेप्ट हमने बदल दिया जैसे जैसे हम मैच्योर हुए। इसी को समायोजन कहते हैं बच्चों। जीवन में भी समायोजन बहुत ज़रूरी है। अगर परिस्थिति के हिसाब से आप नहीं बदलोगे अपने आप को, आज सारे बच्चे सारे इंटरनेट पे एआई का यूज़ कर रहे हो, आप वो पुराने तरीके से काम करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। तो 4 अवस्थाएं हैं बच्चों। संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था है बच्चों, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था परी ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एक पूर्व है एक मूर्त है बच्चों, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल। और औपचारिक अमूर्त अवस्था लास्ट वाली है, अमूर्त है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 18+ भाई। तो ये 4 अवस्थाएं में बांटा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन 4 अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से, अलग अलग गति से होगी, अलग अलग चीज़ की बच्चे को पता चलेगा। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले है बच्चों संवेदी गामक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी क्या होता है बच्चों, हमारे सेंस ऑर्गन को सेंसरी कहते हैं। तो ये वो स्टेज होता है जब बच्चा पूरा हमारे ज्ञानेंद्रियों के अधीन होता है, वो ज्ञानेंद्रियों के बस में होता है, ज्ञानेंद्रियों के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। सारी चीज़ों का जो एहसास है वो सेंस ऑर्गन से करता है। ये अवस्था होती है बच्चों 0 से 2 वर्ष। बच्चे अपनी इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। जैसे बच्चे को किसी चीज़ का टेस्ट पता करना तो उसे शक करेगा, उसे चाटेगा, ठीक है।
तो अपनी इंद्रियों से वो काम करेंगे। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंस एंड मोटर एक्टिविटीज़। बच्चा दूसरों का अनुकरण करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा दूसरों की, जैसा दूसरों को करते हुए देखेगा वैसा करेगा। वे वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं, यह समझते हुए कि वस्तुएं दृष्टि से ओझल होने पर भी मौजूद रहती है। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में एक डेढ़ साल के बाद आता है जनरली। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं इसको। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है बच्चे को कुछ समय के बाद ये पता चल जाता है कि वस्तु आंखों के आगे से हट गई, फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, तो जैसे हम बचपन में छोटे बच्चे को क्या कहते थे, जैसे मान लो बच्चा बार बार टॉफ़ी मांग रहा है, आपके पास बहुत सारी टॉफ़ी है, तो आपके पास मान लो 4 टॉफ़ी, आपने बच्चे को 1 टॉफ़ी दे दी, दूसरी भी दे दी, 2 बच गई। अब आपको पता है बच्चे को ज़्यादा टॉफ़ी दी तो बच्चे का दांत खराब हो जाएंगे, तो आप क्या करते हो, 2 टॉफ़ी हाथ में लेते हो और ऐसे करके ऐसे हाथ घुमाते और कहते हो कौवा ले गया। तो बच्चा जब छोटा होता तब तो उसे पता चल गया कि कौवा ले गया, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो उसे पता चल गया कि मम्मी पापा ने टॉफ़ी छुपा ली है, कौवा नहीं ले गया है। तो चाहे वस्तु उसको दिखाओ ना, तभी उसे पता चलेगा मम्मी पापा के पास टॉफ़ी है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी आंखों से ओझल होने के बाद भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नहीं तो जब छोटा बच्चा होता है, जो वस्तु उसके आँख के सामने होती है उसी पे फोकस करता है, आँख के सामने से हट गई उसे लगता है वो है ही नहीं। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। दे डेवलप्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस अंडरस्टैंडिंग दैट द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। जब वो आंख से ओझल होगी तब भी है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी जो है बच्चों, ये संवेदी गामक अवस्था है, इसके लेटर फेज में डेवलप होगा। अब जो संवेदी गामक अवस्थाएं हैं बच्चों, इसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहले इन उप अवस्थाओं से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी थोड़ा हार्ड हो गया है, इसलिए इनकी आपको 6 उप अवस्थाओं के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो जो संवेदी गामक अवस्थाएं हैं, इसकी 6 सब स्टेजेस हैं बच्चों, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखना, पहली है बच्चों प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज। पहले 30 दिन बच्चों, पहले जो 30 दिन होते हैं बच्चे के, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। इसमें बच्चाएं बेसिक क्रियाएं करते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, दूध पीना, तो नॉर्मल क्रियाएं करती हैं, इनको रिफ्लेक्स क्रियाएं हम कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो उसके बाद आएगा प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। वृत्त क्या होता है बच्चों, गोल। वृत्तीय याद रखना, थोड़ा चीज़ों को रिलेट करो। वृत्त कैसा होता है बच्चों, गोल। तो अगर आप वृत्त के यहाँ से चलोगे तो घूम फिर कर यहीं आ जाओगे, तो बच्चा भी क्रियाओं को दोहराएगा, बच्चा भी क्रियाओं को दोहराएगा। तो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, 1 से 4 महीने का बच्चा पुरानी क्रियाओं को दोहराएगा, यानी रिपीट करेगा, जो चीज़ उसने बार बार एक ही चीज़ करेगा, इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद है बच्चों गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से 8। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति जो भी चीज़ बच्चे को दिखेगी उसको छूने की कोशिश करेगा। जैसे तुमने देखा बच्चा आराम से लेटा हुआ है बिस्तर के ऊपर, उसे सामने खिलौना दिखा तो उसकी तरफ जाके उसको टच करने की कोशिश करेगा, आग को भी टच करने की कोशिश करेगा, उसे नहीं पता किससे नुकसान होगा, हर चीज़ को टच करने की कोशिश करेगा। तो ये आपकी तीसरी अवस्था है इसकी, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। उसके बाद है बच्चों गौण स्कीमेटा समन्वय प्रतिक्रिया, कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिएक्शन, 8 से 12 मंथ बच्चों। ठीक है, इसमें क्या करेगा बच्चा, बड़ों को कॉपी करेगा, जैसे बड़े करेंगे वैसे करेंगे। तो अगर आप बड़ा धमका रहा है तो वो भी धमकाएगा, बड़ा गाली देगा तो वो बिल्कुल कॉपी बिठाने की कोशिश करेगा बच्चों। उसके बाद आ जाएगी बच्चों तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, टेरिटरी सर्कुलेशन रिएक्शन 12 से 18, 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के बीच में। ठीक है, अब उत्सुकता जागरूकता बच्चे के अंदर होगी, यानी बच्चे के अंदर अवेयरनेस होगी, जो भी चीज़ नई चीज़ों के प्रति क्या होगा, उसके प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। देखो क्या है, जब बच्चा छोटा होता तो वो घर के अंदर ही रहता है, वो ज़्यादा बाहर वगैरह नहीं जाता, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसे गली में कुत्ता दिखेगा तो कुत्ते के पीछे भागेगा। ठीक है, चिड़िया दिखेगी तो चिड़िया के पीछे भागेगा, छोटी छोटी कीड़ियाँ दिखेगी तो कीड़ियों को पकड़ लेगा। तो हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होगी उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बच्चों मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, लास्ट है ये, अर्ली रिप्रेजेंटेशन थ्रो स्टेजेस। ठीक है, थॉट स्टेजेस बच्चों 18 से 24। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आएगा, यानी 1.5 साल के बाद आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। ये याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अगर आपसे पूछे भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कहाँ पे आएगा, तो आपकी आ तो जाता है बच्चों संवेदी गामक अवस्था में, लेकिन संवेदी गामक अवस्था की भी 6 स्टेजेस हैं। लास्ट वाली मानसिक सहयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज, टाइम भी याद रखना, 1.5 से 2 महीने के बच्चे के अंदर, 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीना कह रहा हूँ, 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद
मतलब लगभग बच्चा जब 1.5 साल का होगा तब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आएगा, यानी इससे पहले आप बच्चे को गोली दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद है बच्चों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 2 से 7, पहली थी 0 से 2, अब यह है 2 से 7 बच्चों। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो है प्रतीकात्मक कार्य जिसमें हम कहेंगे परी कंसेप्चुअल स्टेज 2 से 4, और अंतर्ज्ञानवादी सोच यानी इंट्यूटिव थॉट स्टेज 4 से 7 में। तो इसके भी 2 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, परी कंसेप्चुअल स्टेज और आपका इंट्यूटिव थॉट स्टेज। तो बच्चे वस्तुओं और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा और प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू यूज लैंग्वेज एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझो, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 2 से 7 साल के बच्चे की बात कर रहा है ये, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बच्चा भाषा का यूज करेगा, बोल के व्यक्त करेगा, या सिंबल का यूज करेगा। सिंबल का यूज कई बार तुमने देखा होगा, आपने कोई अच्छा काम किया तो आपका दोस्त ऐसे थम्स अप दिखाएगा, तो सिंबल से तुम समझ गए ना कि मतलब क्या है, कि वो आपको कह रहा है ब्रेवो। वो क्या कह रहा है आपको, ब्रेवो। तो अगर मान लो उसने ऐसे कर दिया भाई, तो इससे पता चलता है कि मजे नहीं आए, तो आप सिंबल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, गेस्चर का यूज कर सकते हो, ये मतलब है। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सिंबल का यूज करेगा वो। मौखिक भाषा का विकास सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है मौखिक भाषा का विकास सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में होता है, तो पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 से 7 साल बच्चों। तो मौखिक भाषा का विकास सबसे ज़्यादा यही होता है। ज़्यादातर देखो, जब बच्चा 2 से 7 साल का है, तो अभी बच्चा 2 साल का बच्चा तो जनरली स्कूल नहीं जाता। स्कूल जाना जो आपका होता है बच्चे का 2.5-3 साल के बाद ही स्कूल जाता है। तो शुरू में तो वो लिखना तो सीखेगा ही नहीं, वो ज़्यादातर जो आसपास सुनेगा वही सीखेगा। तो मौखिक भाषा का विकास पहले होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो 2 से 7 साल का बच्चा होता ना, इसमें जो मैं अब जितनी भी बातें बताऊंगा इनका ज्ञान उसे नहीं होता। सबसे पहले है बच्चों जीववाद, ये इतना फेमस है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो जीववाद क्या होता है बच्चों, बच्चा, छोटा बच्चा जो निर्जीव चीज़ें होता है उन्हें भी सजीव समझ लेता है। तो तुमने देखा है कि बच्चा जब खेल रहा है तो अपनी गुड़िया को खाना खिला रहा है, तो उसे लगता है कि गुड़िया भी सजीव है। ठीक है, चंदा को मामा कह देते हैं भाई, उसे लगता है चंदा भी कोई चीज़ है, सूरज भी कोई चीज़ है, कोई मतलब सजीव चीज़ है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, जनरली बच्चा क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। तो तुमने देखा होगा छोटा बच्चा जा रहा है और पत्थर से उसको ठोकर लग गई या उसे दीवार से ठोकर लग गई, तो आप क्या कहते हो, रुक जाओ, इस पत्थर ने तुझे चोट मारी, अभी इसको मारता हूं। तो आप पत्थर को 2 बार पट पट करते हो, बच्चा खुश हो जाता है, बच्चे को लगता है कि मम्मा और पापा ने पत्थर को मार दिया, इसको भी दर्द हुआ है। ठीक है, तो एनिमिज्म क्या होता है बच्चों, निर्जीव चीज को संजीव समझ लेना। जब बच्चा छोटा होता है तब ऐसा करता है। ठीक है, अब बच्चों अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है, उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, जो है सब मेरा है। इसको कहता है बच्चों ईगोसेंट्रिक। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा होगा बच्चे जिद्दी होते हैं, जो एक बार जिद पकड़ लेते हैं ना तो वही करेंगे, उन्हें लगता है जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। जैसे बच्चे ने कह दिया चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, आप उसे चाहे कितने तर्क दे दो, नहीं बेटा दांतों में कीड़े लग जाएंगे, इनके अंदर जम्स हैं, तो वो नहीं सुनेगा, उसे लगता है मैं ही बिल्कुल सही हूँ, बाकी सारे तो बेवकूफ़ हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक बच्चों। उसके बाद है अपलटावी। ठीक है, अपलटावी का मतलब क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को इरिवर्सिबल ऑर्डर में बता दोगे तो नहीं समझ पाएगा। जैसे यहाँ सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, अगर तुमने बच्चे को ये बता दिया 4 + 6 10 होता है, अगर उल्टा कर दो 6 + 4 दे दो तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो अपलटावी का गुण बच्चे के अंदर नहीं आता। 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर जितनी भी ये चीज़ें लिखी हैं, जीववाद का गुण होता है वो अहम केंद्रित होता है, अपलटावी का गुण मतलब वो चीज़ों को अगर पलट दो तो ऑर्डर को बदलने के बाद उसको समझ नहीं आता बच्चों। ठीक है, उसके बाद है बच्चों मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण करने की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी होती है। ठीक है, तो वही बच्चों यहाँ पे संरक्षण जो वर्ड हमने यूज किया था, संरक्षण का गुण नहीं होता बच्चे के अंदर, संरक्षण का गुण बच्चे के अंदर नहीं होता, जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। तो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी बच्चे के अंदर अभी नहीं आती 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर बच्चों।
उसके बाद है केंद्रीकरण की गुण होता है बच्चों, जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर केंद्रीकरण का गुण होता है। या तो वो एक ही वस्तु पे फोकस करेगा, और या क्या करेगा बच्चों, एक ही वस्तु पे फोकस करेगा या किसी वस्तु की एक ही क्वालिटी पे फोकस करेगा, अलग अलग क्वालिटी पे फोकस नहीं करेगा। तुमने देखा होगा छोटा बच्चा एक चीज़ करने लग गया तो वो सारा दिन वही करता रहेगा। ठीक है, जैसे मेरी गुड़िया है, तो अभी वो 4 साल की हुई है, तो अगर वो किसी दिन पानी से खेलना शुरू कर देना तो वो सारा दिन पानी में रहती है और कुछ काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो उसको मिल गया भाई गिलास में पानी भरना है, गिराना, गिलास में पानी भरना है, तो वो उसी पे लगी रहेगी। यही गुण बच्चे के अंदर होता है। ठीक है, केंद्रीकरण, एक ही चीज़ के पीछे। ठीक है, और हमारे अंदर ये केंद्रीकरण का गुण नहीं है। अगर तुम भी एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर लो, केवल पढ़ाई के ऊपर, तो सफलता तुम्हें मिलेगी। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम भटकते हैं, हमारे सामने कई चीज़ें आ जाती हैं, तो हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, अपने गोल पे केंद्रीकरण होना तो अच्छी बात है। तो संरक्षण मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कि वस्तु का आकार, आकृति, शेप बदल दो, ठीक है, वॉल्यूम बदल दो, तो कोई उसे पता चलेगा कि ओरिजिनल वस्तु पे फर्क नहीं पड़ता, उतनी ही रहेगी। ठीक है, उतनी ही रहेगी। ठीक है, चाहे चॉकलेट पूरी दे दो, चाहे उसके 2 टुकड़े करके बच्चे को दे दो, अगर बड़ा बच्चा होगा तो उसे समझ आ जाएगा कि है पूरी। लेकिन अगर छोटे बच्चे को तुम चॉकलेट तोड़ के 2 टुकड़े करके दे दो, बच्चा रोना शुरू कर देगा, उसे लगेगा कम कर दिया, हालांकि है तो वो पूरी। तो बच्चे के अंदर ये संरक्षण का गुण अभी नहीं आया है। क्रमबद्धता का मतलब है बच्चा चीज़ों को सीरियल में नहीं लगा पाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों को आपने ये एक छोटी चीज़ दी, एक उससे बड़ी दी, एक उससे बड़ी दी, एक उससे बड़ी, तो बच्चा उन्हें ऑर्डर में नहीं लगा पाएगा। इसको कहते हैं क्रमबद्धता। एक लाइन में एक ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज बच्चा नहीं कर पाता। नेक्स्ट है बच्चों, अगली अवस्था आ गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अब तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी, 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर जीववाद का गुण होता है, यहाँ बच्चा जीववाद समझ जाएगा। ठीक है, सजीव निर्जीव में भेद कर पाएगा। क्रमबद्धता का गुण नहीं होता छोटे बच्चे के अंदर, 2 से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ बच्चा क्रमबद्धता का गुण आ जाएगा, संरक्षण का गुण आ जाएगा। वहाँ पे बच्चा सेंट्रीकरण का गुण था, यहाँ पे विभेदीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का गुण आ जाएगा बच्चे के अंदर। तो जो चीज़ें इससे पहली अवस्था में बच्चे को नहीं आती थी, यहाँ सारी चीज़ें सीख जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल। बच्चे तार्किक सोच और ठोस समस्या समाधान में अधिक सक्षम हो जाएंगे। तार्किक सोच, तो छोटे बच्चे को जो बताया बच्चा वही मान लेगा। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो तार्किक सोच का मतलब है तर्क करेगा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, पापा ऑफिस क्यों जाते, मम्मी ही रोटी क्यों बनाती है, पापा क्यों नहीं बनाते रोटी, ऐसे तर्क करेंगे बच्चे। तार्किक सोच उसके अंदर आ जाएगी। संरक्षण का गुण बच्चे के अंदर आ जाएगा, जो 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर नहीं था। ठीक है, मुद्रा संप्रत्यय, सिक्के जो 2 चाहे नोट 2 से पता चलेगा भाई 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का नोट, से समझ आ जाएगा बराबर है बच्चों। दूरी का पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा, चाहे वस्तु को दूर रखो चाहे पास रखो, वस्तु वही है। भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण जैसी सारी जो कंसेप्ट है उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और क्रमबद्धता का भी गुण आ जाएगा। तो ये सारे गुण आ जाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। एसएसटी की क्लास डेली लगवा दो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखो, लास्ट स्टेज है बच्चों औपचारिक अमूर्त अवस्था। अमूर्त का मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो यहां देखो, थोड़ा इनमें बातें समझो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है जो चीज आपके सामने है वो मूर्त है, बच्चा उसी पे फोकस करेगा जो आपके सामने हो। इसका मतलब बच्चा खेलता रहेगा, आपके दोस्त आपके सामने तो दोस्त का रहेगा, आप बच्चे के सामने तो आपके साथ व्यवहार करेगा। अब अमूर्त आ गया, जो चीज़ बच्चे के सामने नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ना, अमूर्त को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जो बच्चे के सामने नहीं होगा उसके ऊपर भी सोच विचार कर पाएगा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, 18 प्लस हो गया, 18 प्लस हो गया। तो किशोर अमूर्त और काल्पनिक रूप से सोचने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अमूर्त का मतलब है जो उसकी आंखों के सामने ना हो उसके बारे में भी सोचेगा। ठीक है, उसके बाद है काल्पनिक का मतलब है कल्पनाशीलता आ जाएगा, बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये मेरे को आ जाएगा, ये होता काश मेरे पास। तो इस प्रकार के मानसिक द्वंद्व, ये तो हमने पढ़ा है बच्चों। मानसिक द्वंद्व का वही मतलब है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट बच्चे के मन में होगा, आपके सामने 2 समस्याएं आ गई, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि दोनों में से क्या चुनूं। 2 चीज़ें हैं, 2 में से एक डिसाइड करनी है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चों के अंदर मानसिक द्वंद्व ये जो होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, दोस्त तो कह रहा खेलने चल, घर वाले कह रहे पढ़ाई कर। अब घर वालों की सुने या दोस्त की सुने, तो यहाँ पे
कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था आ गई, मानसिक द्वंद बच्चे के अंदर होगा। ठीक है, डिडक्टिवनेस का गुण आ जाएगा बच्चों। निगमन जो होता है बच्चों, निगमन का जो गुण है बच्चे के अंदर आ जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो डिडक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों, सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य, फर्स्ट रूल देन एग्जाम्पल, पहले रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे, इसको कहते हैं डिडक्टिव। ठीक है, तो डिडक्टिव लर्निंग बच्चा सीख जाता है, यानी रूल के बाद आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम समझ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं वो ये एग्जाम्पल फेमस है अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने रूल बता दिया। अब मैंने बच्चे को कहा भाई 3 + 2 का स्क्वायर करके दिखा इसी फार्मूले से, तो a की जगह 3 और b की जगह 2 पुट कर ले। इसको कहते हैं बच्चों निगमन। तो ये टीचिंग के मेथड है, आगे पढ़ेंगे। तो निगमन का गुण बच्चे के अंदर आ जाएगा। छोटे बच्चों को अगर आप नियम बताकर पढ़ाओगे तो नहीं समझेगा। बच्चों को पहले लाइव क्या एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको। एग्जाम्पल देने के बाद नियम। बच्चों के लिए आपका क्या होता है, ठीक है, इससे अपोजिट टेक्निक का यूज करना पड़ता है। क्या कहते हैं बच्चों, निगमन का उल्टा क्या होता है बताओ। उसके बाद अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब होता है भाई फैलाना, फैलाना। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है जब आप किसी समस्या या किसी भी चीज के सभी पहलुओं पे आप सोचते हो तो उसको कहते हैं अपसारी क्या चिंतन। जैसे मान लो एक 18+ कोई बच्चा है, उसे मोबाइल खरीदना, तो मोबाइल की सारे पहलुओं पे गौर करेगा। कैमरा कैसा है, बैटरी कितनी चलती है, प्राइस कितना है, दिखने में कैसा है, ठीक है, स्लिम है या नहीं, आवाज़ कैसी है। तो सारी चीज़ों पे गौर करना किसी भी चीज़ के, उसको कहते हैं अपसारी चिंतन बच्चों, अपसारी चिंतन। हाँ, आगमन, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद है बच्चों प्रस्तावनात्मक सोच। प्रस्तावनात्मक सोच, ठीक है, प्रोपोजिशनल थॉट। ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा सा समझना। इसके बारे में किसी को पता है? देखो क्या होता है। प्रस्तावनात्मक सोच वह क्षमता है जिससे बच्चा ऐसे कथनों पर तर्क कर सकता है जो वास्तविक रूप से सही हो या ना हो। भाई आपने बच्चे को कोई समस्या दे दी, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, मतलब वास्तव में वो सही हो या गलत हो सकता है वो समस्या वास्तव में गलत हो, लेकिन बच्चा उस पर भी तर्क कर सकता है। अब आपको ये बात ऐसे समझ आएंगे, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे तुमने रीजनिंग के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, तो मैं अगर कह दूं भाई सभी मनुष्य शेर हैं, सभी मनुष्य शेर हैं, तो फिर क्वेश्चन पूछा बच्चे से क्या वो शिकार कर सकते हैं? अब देखो, जो ये मैंने पहला कथन बच्चों को कहा सभी मनुष्य शेर हैं, हालांकि सभी मनुष्य शेर नहीं है, ठीक है, वैसे तो ये वाक्य गलत है, लेकिन मैंने एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया कि भाई सभी मनुष्य शेर हैं। अब बच्चा समझ लेगा कि सर समझने के लिए कह रहे मान लो, ठीक है, तो सभी मनुष्य शेर है, क्या शिकार कर सकता है? फिर बच्चे कहेंगे हाँ सर, अगर सभी मनुष्य शेर हैं तो शेर तो शिकार करता है, तो मनुष्य भी शिकार कर सकता है। ऐसा सोच बड़े बच्चों में तो विकसित हो जाएगी, लेकिन आप छोटे बच्चों के अंदर ऐसी सोच विकसित नहीं होगी कि सभी मनुष्य शेर है, क्या वो शिकार कर सकते हैं, तो छोटे बच्चे को ये बात समझ नहीं आएगी। तो चाहे सही बात हो चाहे गलत बात हो, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देंगे। मतलब इसको कहते हैं, कहानी समझ गए? तो इसको कहते हैं बच्चों प्रस्तावनात्मक सोच। तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन है उसके ऊपर तर्क वितर्क कर सकते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो कंसेप्ट गलत हो, लेकिन अगर है कंसेप्ट तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी दरवाजे ऐसे, क्या कहते हैं इनको? सिलोलिज्म कहते हैं क्या, पता नहीं क्या कहते हैं इनको। तो ऐसी सोच भी विकसित हो जाएगी बच्चों। लास्ट अवस्था जो है अमूर्त वाली, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने जिन पियाजे का लॉ भी पढ़ लिए हैं, उनका सिद्धांत भी पढ़ लिया है, और जो जो वहाँ पे वर्ड आए हैं वो भी पढ़ लिया है। तो इस क्लास को देख लेना बच्चों अच्छी तरीके से, और फिर कल क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।